हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर न्यू फिजिक्स एजुकेटर। तो कहेंगे सर आपको तो हम लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है। पिछले 8-9 साल से मैं आप लोगों को आईआईटी जेईई और नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। एचबीटीआई कानपुर से मेरा बीटेक और एमटेक है। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन का स्टेट बोर्ड टॉपर भी था, जिसके लिए मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से इनाम भी मिला था, जो कि उस समय एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे साथ जम के मेहनत करते हैं, तो मैं टॉपर था तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ सब के सब टॉपर बने। और यही एम लेकर के मैं यहाँ स्कोर प्लस में आया हूं कि अपने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को यहाँ पर मैं टॉपर बनाऊंगा। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का अपना चैप्टर मोशन। मोशन एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 9th क्लास में तो आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास 11th में जब आप आओगे आईआईटी जेईई नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए, तो 11th में बहुत डिटेल में आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी से ही मोशन वाला चैप्टर एकदम फुल डिटेल में बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मोशन चैप्टर। सबसे पहली बात आपके मन में आ रही होगी, सर ये मोशन क्या होता है, सर ये रेस्ट क्या होता है, ये मोशन क्या होता है, आखिर ये दो वर्ड्स क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, मोशन का मतलब यह होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे मान लो आप बैठे हुए हो और एक कोई सुंदर सी कन्या आपके सामने ऐसे मूव करती हुई चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेस्ट पर हो, लेकिन आपके सामने अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी लड़की ने, किसी लड़के ने अगर अपनी पोजीशन चेंज किया, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों कि वो ऑब्जेक्ट, वो लड़का, वो लड़की, वो स्टूडेंट मोशन में है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, तो हम लोग उसको मोशन में मानते हैं। सो what is motion? A body is said to be in motion when its position changes with time respect to the observer। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे, तो आप उसको मोशन में कहोगे। तो फिर बात आई, अच्छा सर फिर रेस्ट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज ना करे, तो उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट में। जैसे अभी आपके लिए, आप मुझे देख रहे हो बैठ करके, मैं उम्मीद करता हूं, है ना, कोई दौड़ते हुए तो वीडियो देख नहीं रहा होगा, है ना। तो आप बैठ करके देख रहे हो, मैं खड़े होकर यहां पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर एकदम रिजिड हूं, आप वहां पे रिजिड हैं, तो आप भी मेरे लिए रेस्ट में हैं और मैं आपके लिए रेस्ट में हूं, क्योंकि हम लोग एक ही पोजीशन पर खड़े हैं। लेकिन अगर मैं अभी ऐसे चलना शुरू कर दूं, तो आपके लिए अब मैं किस में हो गया? मोशन में हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई प्यारे बच्चों। रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज ना हो, तो ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों हमारा रेस्ट में होता है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आया, सर कोई एक ऑब्जेक्ट सर मेरे लिए रेस्ट पर है, लेकिन सर दूसरे के लिए मोशन में, सर ऐसा मैंने सुना हुआ है, सर ये क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। आप सोचो, जैसे अगर मैं अभी अर्थ पर खड़ा हूं ना, मैं कानपुर में रहता हूं, यूपी में, इंडिया के अंदर, और इंडिया कहां है? हमारे ग्लोब पर, यानी कि अर्थ पर। तो अर्थ में अगर मैं खड़ा होकर अभी पढ़ा रहा हूं, और हमारा पूरा का पूरा अर्थ, आपको पता है, सन के अराउंड इस तरीके के इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। बोलो भाई, सन के अराउंड ऐसे ऐसे मूव करता है कि नहीं करता है? चक्कर काटता है ना सन के अराउंड। तो जब ये पूरा का पूरा अर्थ चक्कर काट रहा होगा, तो सोचो अर्थ के ऊपर ये जो मेरी बिल्डिंग है, ये जो मेरा स्टूडियो है, जहां पर हम लोग लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो स्टूडियो भी तो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है। अब सोचो, अगर कोई जादू, भाई साहब, हाँ वो मूवी देखिए ना, कोई मिल गया, उसमें जो जादू था, अगर वो मान लो फॉर एग्जाम्पल वो मून पर बैठा हो और वो वहां से हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो क्या बोलेगा? अरे यार ये कितना गजब टीचर है, पूरा का पूरा अर्थ घूम रहा है, इसका क्लास भी घूम रहा है, इसका स्टूडियो भी घूम रहा है, फिर भी ये ऐसे घूमते घूमते पढ़ा ले रहा है ना। और बच्चे भी कितने खतरनाक है ना। बच्चों के लिए भी वो यही सोचेगा कि यार बच्चे कितने खतरनाक है, जिस प्लेनेट पर हैं वो प्लेनेट खुद ही ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, और वो बच्चे पढ़ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप और मैं एक दूसरे के लिए भले रेस्ट पर हैं, लेकिन जो जादू भाई साहब वहां मून पर बैठे हैं, उनके लिए आप भी मोशन में हैं और मैं भी मोशन में हूं। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? कोई एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय पर
किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए प्यारे बच्चों मोशन में हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक लाइन बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एक ऑब्जर्वर एक टाइम में किसी के लिए रेस्ट पर है, तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम टाइम पर वो मोशन में है। इसका मतलब ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं, बोथ आर रिलेटिव टर्म। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं, सोचो आपके हाथ में जो इस समय पेन होगा या ये मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये बताओ पेन कितने रुपए का आता होगा, है ना? चलो, मैंने आपकी बात, आपके मन की बात मैंने सुन लिया। आपने कहा सर 10 रुपीस का ये पेन है। मैं पूछूं बेटे अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आप कहेंगे सर फॉर एग्जांपल 5 PM। मैं आपसे कहूं आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसका लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे नहीं सर बढ़िया वाला फोन है, आईफोन है ना, उसकी लेंथ है 6 इंचेस। प्यारे बच्चों देखो, मैंने 3 जनरल क्वेश्चन पूछे हैं जिसका अभी फिलहाल फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है ना, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या? कि पहले कुछ नंबर वाली चीजें हैं, बाद में कुछ लेटर वाली चीजें हैं। फिजिक्स में प्यारे बच्चों इन नंबर वाली चीजों को कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर और इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो नंबर वाले पार्ट को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जबकि जो बाद में लेटर्स में लिखा हुआ है, दीज आर नोन एज यूनिट्स। तो इसका मतलब जब भी मैं आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछता हूं तो आप कुछ नंबर वाली चीजें बताते हैं, कुछ लेटर वाली चीजें बताते हैं, उन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं दीज टुगेदर इन कंबाइंड फॉर्म, दीज फॉर्म अ फिजिकल क्वांटिटी। दोनों मिल करके क्या फॉर्म करती है? फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 2 चीजें होती हैं, पहला उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। सो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों हमेशा कांस्टेंट नेचर की होती है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है, उसका जो सेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो आप बोलेंगे सर मजा नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों आप सबको यह बात पता है कि अगर लिखा हुआ है 1 मीटर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर 100 सेंटीमीटर। तो आप खुद देखो 1 क्या है? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट क्या था? मीटर। तो मीटर में मैग्नीट्यूड कितना है? 1। लेकिन अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो प्यारे बच्चों वहां पर यूनिट क्या हो जाएगा? वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम 100। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी का मतलब है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यानी कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड हैज सम वैल्यू इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब आते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटीज आप क्यों बता रहे हो? हम लोगों को प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे का जो डिस्कशन होगा वो उसके बेसिस पर होगा। तो आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के प्यारे बच्चों हमारे पास 2 मेन टाइप हैं। सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। आप सभी बच्चों ने अभी तक नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। सो those quantities which have only magnitude are called scalar quantities, but those quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities। तो ऐसी quantities जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों, उनको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। बट ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है,
उनको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आइए इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहली बात आपसे यही किया गया कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सो ऑल दोस क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को प्यारे बच्चों हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब एग्जांपल सोचो भाई, तो आप बोलोगे सर जब मैं कल वेजिटेबल खरीदने गया था सर, मैं 2 किलो आलू लेकर आया कि ठीक, किसी ने आपसे पूछा बेटा कितना लाए हो, आपने बोला सर 2 किलो। क्या वो 2 केजी बताने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? मैंने अभी आपसे पूछा बेटा कितना टाइम हो रहा है, तो क्या टाइम बताने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? मैंने आपसे अगर आपकी हाइट पूछी तो क्या हाइट बताने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर आएगा सर नो, बिल्कुल नहीं सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, पोटेंशियल, टेम्परेचर और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं प्यारे बच्चों, जिनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वांटिटी जैसे पोटेंशियल, हो सकता है आपको पोटेंशियल के बारे में ना पता हो, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। जैसे ही पोटेंशियल आपके सिलेबस में भी आगे आएगा हम लोग उसकी बात करेंगे। क्लास 10th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी नाम का, वहां पर आपको प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया जाता है ना, तो वहां पर मैं उसकी बात करूंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। बाकी मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब टर्म्स तो आपने उम्मीद करता हूं जरूर सुने होंगे, लेकिन अगर किसी को जरा सा भी डाउट लगेगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। फिर अगला टाइप हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो प्यारे बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ भाई साहब डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल, तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा, है ना। यहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा होगा, उसको आप आगे पढ़ोगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपका वेट किधर की तरफ लगता है, तो आप सब कहीं ना कहीं आंसर करोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सर मैं जहां बैठता हूं वहीं पर नीचे की तरफ मेरा वेट लगता है। तो आप खुद सोचो, वेट का एक फिक्स डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। वैसे भी फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, धक्का देते हो, तो ऑब्वियस है ना आगे की तरफ धक्का देते हो। जब पुल करते हो तो आप उसको खींचते हो ना अपनी तरफ, तो इसका मतलब पुश और पुल का भी बोलो डेफिनेट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब आइए अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमारे पास डिस्कशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। आप कहेंगे सर आपने स्केलर क्वांटिटीज में एग्जांपल बताया डिस्टेंस का, आपने वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल बताया डिस्प्लेसमेंट का। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो, अगर मान लीजिए ये आपका घर है, लेट अस सपोज दिस इज योर होम, और आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाना चाहते हैं, है ना। आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाना चाहते हैं, तो आपके घर से आपके स्कूल तक जरा सोचिए कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। क्या केवल एक ही रास्ता है घर से स्कूल का? तो आप बोलेंगे नहीं सर बहुत सारे रास्ते हैं, मैं तो इस रास्ते से जाता हूं, चिंटू साहब दूसरे रास्ते से आते हैं, पिंटू साहब दूसरे रास्ते से आते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से अपने स्कूल कई रास्ते से जा सकते हैं। देखो, एक रास्ता तो ये है बिल्कुल सीधा सीधा, एक रास्ता देखो ऐसा है घूम करके, एक रास्ता है एकदम बढ़िया एकदम इस तरीके का, है ना, घूम घाम के, एक रास्ता है आप अपने घर से न्यूयॉर्क चले जाते हो और फिर वापस लौट करके स्कूल में आते हो। बोलो यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप अपने घर से मेरे कानपुर चले आओ, फिर यहां से वापस अपने स्कूल जाना, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों, आपके घर से आपके स्कूल तक देयर आर इनफाइनाइट वेज, बहुत सारे रास्ते हैं। घर से कहीं भी निकल जाओ, वहां से लौट कर स्कूल में आओ, घर से मामा के यहाँ चले गए, वहां से स्कूल में आए, घर से चाचा के यहाँ चले गए, वहां से स्कूल में आए, है ना। कहने का मतलब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। और प्यारे बच्चों, हर एक रास्ते में जो पाथ लेंथ आपने कवर किया है, L1, L2, L3, L4, ये सारे पाथ लेंथ यहां पर अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, विच इज नॉट इक्वल टू L3, विच इज नॉट इक्वल टू L4। तो डिस्टेंस प्यारे बच्चों क्या हुआ, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन, total path length covered between two positions, दो पॉइंट्स या दो पोजीशंस के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ आप कवर करते हो, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, यह है ना। डिस्टेंस का मतलब दो पॉइंट्स, दो पोजीशंस के बीच का टोटल पाथ लेंथ। आप L1 वाले रास्ते से आए तो L1 है डिस्टेंस, L2 वाले से आए तो L2 है डिस्टेंस, L3 से आए तो L3 डिस्टेंस, L4 से आए तो L4 डिस्टेंस। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। देयर इज नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन भाई साहब नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पोजीशंस। दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप अपने घर से एकदम सीधे जब आप स्कूल जाओगे, है ना, घर से एकदम सीधे जब आप स्कूल जाओगे, तब उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताओ, तो आप वो डेफिनेशन बताएंगे, सर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered between two points, the shortest distance covered between two points is called डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है, टोटल पाथ लेंथ जो आपने कवर किया है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। इसका मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट है तो आप खुद सोचो, L1, L2, L3, L4, इन चारों में से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे सर एकदम क्लियर दिख रहा है सर, ये वाला रास्ता जिसमें आप घर से एकदम सीधे स्कूल गए। तो आप सोचो, क्या आपके घर से आपके स्कूल तक कोई एकदम सीधा रास्ता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं है। अरे परेशान ना हो, मैं तरीका बता रहा हूं। आप अपने घर की छत पर शक्तिमान बनोगे और एकदम सीधे उड़ते हुए अगर आप स्कूल की छत पर पहुंचे, ठीक है, इमेजिन करना भाई साहब, ट्राई मत करना, ये सब बिल्कुल ट्राई करने वाली बात नहीं है ना, हम लोग शक्तिमान नहीं बन पाएंगे भाई साहब। लेकिन अगर इमेजिन करो कि शक्तिमान आपके घर के छत से एकदम उड़ना शुरू करे और एकदम सीधे जाकर के वो आपकी स्कूल की छत पर लैंड करे, तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। इसका मतलब प्यारे बच्चों, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में एक बात समझिए कि यहां पर डायरेक्शन फिक्स हो गई कि आपको घर से सीधे कहां जाना है, स्कूल जाना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। क्या आप लोग ये बात समझ गए भाई साहब? है ना, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल बिंदास, एकदम चौका, समझ में आया सर, है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ
ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली पाथ कवर करता है यानी टोटल पाथ लेंथ, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। और देखो, डायरेक्शन नीड नॉट टू बी डिफाइंड इन डिस्टेंस बट डायरेक्शन हैज टू बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। कोई एक रेफरेंस लाइन के हिसाब से डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। रेफरेंस लाइन का मतलब कि अगर डायरेक्शन बता रहे हो तो भाई साहब कोई तो एक लाइन होनी चाहिए ना जहां से आप बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा जरा, मान लो ये आपका होम है। यहां पर देखो, ये होम है और ये आपका स्कूल है। तो आप घर से स्कूल बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे गए होगे, है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करनी है तो भाई साहब ये एक्स एक्सिस होगा। इस एक्स एक्सिस से आप अपना एंगल बताओगे ना कि सर मैं एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर जब मूव करता हूं तब मैं अपने घर से एकदम सीधे स्कूल पहुंचता हूं, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमको किसी एक रेफरेंस लाइन से अपना एंगल बताना पड़ता है अगर मैं फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पर प्यारे बच्चों वही चीज हम लोगों ने पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का अपना डायरेक्शन होता है। फिर देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन can't be added simply, यानी कि सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से हम लोग यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से आप उसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो आप मान लो 2 मीटर आप चलकर आए और फिर आप 4 मीटर और आगे तक गए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया? 6 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात है तो यहां पर हम सीधे सीधे 6 भाई साहब नहीं कह सकते। हमको यहां पर वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। वेक्टर का मेथड हमको यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। द डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड बाई सिंपल अरिथमेटिक, यानी कि यहां पर सिंपल अरिथमेटिक यानी कि 2 + 4 = 6 आप नहीं लिख सकते। यहां पर डायरेक्शन देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से ऐड होगा। अगला देखो डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा मूव कर रहा है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो और नेगेटिव। मान लो आप अपने घर से स्कूल तक गए और स्कूल से वापस घर तक आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई साहब? कितना है? 0/सन्नाटा, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मान लो आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आए और घर से मान लो किसी दोस्त के यहां चले गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट अब कैसा हो गया? सोचो, ये आपका घर है, घर से आप गए स्कूल, स्कूल से वापस आए घर, और आपके दोस्त का घर था इधर, तो आप इधर चले गए, तो अभी आप निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में हो प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो हम लोग को बचपन से पता है ना। आप कहोगे सर ये तो आपने सदियों पहले ही हमको बता दिया था। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों कैसी क्वांटिटी है? दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो गाइस, ये इसके बीच के कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों से पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट एक आ गया कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? तो बेटा खुद ही सोचो, अगर आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए से बी अगर तुम ऐसे गए हो तो बोलो ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आप ऐसे गए हो तो ये डिस्टेंस है। अब आप ही हमें बता दो कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस है, ये वाला जो डिस्टेंस है जो L1 है और ये जो L2 है, इसमें क्लियर हो रहा है कि L1 इज ग्रेटर देन L2। इसका मतलब प्यारे बच्चों, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। लेकिन डिस्टेंस इज सर्टेनली ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन
ये बात प्यारे बच्चों तब वैलिड है जब को ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड पाथ पर मूव करता हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। तो ये पाथ बेटा कैसा है, ये पाथ हमारा कर्व्ड पाथ है, क्योंकि वो कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सोचो मूव ही कर रहा हो ए से डायरेक्ट बी की तरफ, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे आप यहां पर खड़े हो और यहां बगल में आपका दोस्त खड़ा है ना, और आप दौड़ के उसकी तरफ जा रहे हो। अगर आप एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहे हो तो आप ही मुझे बताओ आपका डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या ये दोनों बराबर होगा? सोचो भाई साहब, सोचो, क्या आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कर्व्ड पाथ है तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, इफ it is a straight line path, then it is obvious that distance will be equal to displacement. तो हमारे पास रूल क्या आता है, distance is greater than or equal to the displacement। लेकिन displacement कभी बड़ा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन बड़ा है। ये इतनी चीजें हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं मोशन चैप्टर में, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। जैसे पहला टर्म है स्पीड, कि भाई स्पीड क्या होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करता हुआ बी पॉइंट तक आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, हमें उसकी स्पीड को डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ाई होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ाई होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि स्पीड का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, total distance covered per unit time is called speed, is called speed। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं स्पीड। सो स्पीड को हम लोग एक और भी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि वी कैन ऑल्सो से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि आप उसको भी स्पीड कह सकते हो। और जब भी लिखा हो प्यारे बच्चों रेट ऑफ, इसका मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि पोजीशन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम t। तो v इज इक्वल टू d बाई टी, ये स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आप ही से अगर मैं कहूं कि भाई साहब इसका यूनिट बताओ, तो आप कहोगे सर यूनिट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या इसका यूनिट बोलो क्या होगा? सब लोग बताओ भैया। इसका यूनिट है डिस्टेंस हो जाएगा मीटर में, और प्यारे बच्चों टाइम हो जाएगा सेकंड में। यानी कि स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। और अगर आप सीजीएस यूनिट में आते हो तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना? सेंटीमीटर पर सेकंड ये भी हो सकता है बेटा।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग स्पीड के डिफरेंट टाइप्स पर आते हैं कि भाई स्पीड के और कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं। सो गाइस आइए देखते हैं बेसिक चीजें। देखो आज बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग मोशन वाले चैप्टर का जितना भी बेसिक है वो बेसिक चीजों को कवर कर ले रहे हैं ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अभी से लेके क्लास 11th तक आपके काम में आने वाला है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, चाहे एनटीएससी का हो, ओलंपियाड का हो, या आगे आईआईटी जेईई का हो, उन सभी में ये सब चीजों का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा। ये सब लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करेंगे, और कॉन्सेप्ट बढ़िया तो आप समझ जाओ फिजिक्स में आप शहंशाह हैं भाई साहब, है ना। तो आपको वही मुझे बनाना है। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब स्पीड का पहला टाइप हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ लो जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है। ठीक, ध्यान से देखो, 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट लगातार, चेक करो, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में प्यारे बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल। इट इज कवरिंग 2 मीटर्स इन एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इस तरह का मोशन, इस तरह की स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, आप कहोगे सर 2 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो स्पीड का मतलब तो यही था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और टाइम कितना था 1 सेकेंड का, यानी कि प्यारे बच्चों इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो इस तरह की स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मींस व्हाट, इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज कांस्टेंट। यानी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड का वो कांस्टेंट बना रहता है। कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है तो ये लगातार 2 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा, इसमें कोई फ्लक्चुएशन या कोई चेंज बेटा नहीं आएगा। अगला टाइप हम लोग देखते हैं स्पीड का, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाँ, कैसा डिस्टेंस, अनइक्वल, यानी कि पहले 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2 मीटर चल गया, अगले 1 सेकंड में इस बार 2.5 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 3 मीटर चल गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 3.5 मीटर चल गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 4 मीटर चल गया। तो आप चेक करो, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1-1 सेकंड में, वो डिस्टेंस लगातार प्यारे बच्चों बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस। इसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो देखो 1-1 सेकंड का ही है, लेकिन जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस प्यारे बच्चों इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ऐसे स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, that is magnitude of the speed is variable। यहां पर स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां पर है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो कैसी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तब वो प्यारे बच्चों कैसी स्पीड है,
यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं, अगला हमारे पास कैटेगरी है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट कैटेगरी इज एवरेज स्पीड। सो गाइस, एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है और हमको वहां पर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। जैसे आप मान लो अपने घर से स्कूल तक साइकिल से जाते हो, है ना, और आप अपनी साइकिल अपने हिसाब से अपनी मस्ती में चलाते हो, तो ऑब्वियस है आपकी जो स्पीड है साइकिल की, आप बताइए क्या वो स्पीड लगातार कांस्टेंट है? बताओ भाई, सोचो, क्या आपकी स्पीड लगातार कांस्टेंट होती है? तो आप भी बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जब घर के बाहर हम साइकिल पे बैठे थे तब हमारी स्पीड कितनी थी? 0। फिर हमने पैडलिंग करना सर शुरू किया था, स्पीड हमारी बढ़ रही थी। फिर अचानक से सामने मान लो गाय आ गई, तो आपने ब्रेक लगाया तो आपकी स्पीड फिर डाउन हो गई। फिर आगे कोई ब्रेकर आ गया, आपने स्पीड और डाउन किया। फिर मौका मिला, आपने फिर से गाड़ी को भगाया, है ना। इस तरीके से आपकी जो स्पीड है वो लगातार चेंज होती रहती है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा कितनी स्पीड से आए हो चल करके आप यहां पर, तो आप क्या बताओगे? आप वहां पर अब हर एक सेकंड की स्पीड तो बता नहीं पाओगे कि सर गाय आने के पहले हम इतने से चल रहे थे, ब्रेकर आने के पहले हम इतने से चल रहे थे, ब्रेकर के बाद हम इतने से चल रहे थे, और सर जब हम स्कूल के बाहर पहुंचे तो हमने साइकिल रोक दी। तो यार भाई साहब, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। ये एक एक चीज कोई बता नहीं सकता। तो ऐसे में हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट लाते हैं किसका? एवरेज स्पीड का। अब बात आई, सर ये एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का प्यारे बच्चों मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि आपने अपने घर से स्कूल तक आने में अगर मान लो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस था 8 किलोमीटर और आपको घर से स्कूल तक आने में मान लो हाफ एन आवर लगता है, यानी कि आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर लगता है, तो आपकी एवरेज स्पीड, यानी ये आपकी वी एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो दैट एवरेज स्पीड विल बी 8 into 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दैट विल बिकम 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी प्यारे बच्चों हो गई एवरेज स्पीड। So what is average speed? Average speed is the total distance traveled upon total time taken. तो total distance आपने कितना travel किया divided by total time कितना लगा, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं average speed। अब आया अगला जो टर्म है हमारे पास, that is instantaneous speed। Instantaneous speed क्या है? So guys, speed एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो आप अपनी साइकिल चला के जा रहे हो, है ना, और आप अपने घर के बाहर शाम को आप खेलने निकले, आप अपनी साइकिल लेके निकले हो और बढ़िया आप अपनी स्पीड में अपनी धुन में हो, अपनी मस्ती में, है ना, और चलते चलते आपने अचानक से कहीं पे टर्न लिया। चांस की बात थी, वहां पे आपके गुप्ता अंकल खड़े थे, है ना। गुप्ता अंकल ने देखा कि अरे यार ये लड़का तो बड़ी तेजी से साइकिल चला के गया। उन्होंने फोन कर दिया आपके पिताजी को, है, अरे भाई शर्मा जी, आपका लड़का तो बहुत तेजी से साइकिल चलाता है, मैंने तो अभी देखा था वो लगभग 40-45 की स्पीड से था। अब आप जैसे ही अपने घर पहुंचे, आपके पिताजी ने आपको डांट लगाना शुरू कर दिया कि तुम इतना तेजी से क्यों साइकिल चलाते हो। तो आप सोचो आप उनको क्या जवाब दे सकते हो? आप उनको जवाब ये दे सकते हो कि पापा, जब हमको गुप्ता अंकल ने देखा था उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर पापा मेरी स्पीड ज्यादा हो सकती है, लेकिन पापा क्या आप खुद ही सोचो, क्या मैं लगातार 45 की स्पीड से साइकिल चला सकता हूं? सोचो, क्या मैं लगातार चला सकता हूं? नहीं। इसका मतलब वो गुप्ता अंकल ने जो स्पीड देखी थी वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर थी, वो एक पर्टिकुलर उस जगह पर थी जब मैं वहां मुड़ रहा था। वो चांस की बात है पापा। मैं वैसे तो बहुत धीमे में साइकिल चलाता हूं, मैं बहुत शरीफ लड़का हूं, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से जाता हूं, है ना। तो आप ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपने घर में, है ना। तो यहां पर देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बॉडी की, आपकी बॉडी की जो स्पीड है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, that is known as instantaneous speed. The speedometer of vehicle measures its instantaneous speed. आप सबने देखा होगा बाइक में, कार में इस तरीके का स्पीडोमीटर लगा होता है। ये स्पीडोमीटर जो पर्टिकुलर स्पीड बताता है, जैसे अभी ये 0 बता रहा है, इसका मतलब ये फोटो मैंने गाड़ी को रोक करके लिया होगा, है ना। गाड़ी बंद रही होगी तब वहां पर ये फोटो लिया गया होगा, है ना। और अगर मैं
ये कांटा ऐसे दिखा दूं, इसका मतलब ये गाड़ी अभी मोशन में है और अभी फिलहाल उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। सो इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पार्टिकल द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में है तो सोचो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो लगातार वही स्पीड बनी रही, तो वही उसकी एवरेज स्पीड भी है। यहां पर यही बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो आपकी एवरेज स्पीड ही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी। तो ये स्पीड के कुछ टाइप्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात किया। और आप सोचो, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों डिस्टेंस में भी आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि ना डिस्टेंस ना टाइम दोनों को ही डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट प्यारे बच्चों नहीं है। तो अब बात आती है, ठीक है सर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। भाई जैसे हमने आपको पहले डिस्टेंस पढ़ाया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, अब हमने स्पीड पढ़ाया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे। So what is velocity? Velocity is simply defined as rate of change of displacement. तो rate of change of displacement of an object, rate of change of displacement of an object is called वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो आप कह सकते हैं कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। That is what velocity is. तो velocity क्या है, velocity can be defined as the displacement covered पर यूनिट टाइम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टाइम टेकन। आपके ऊपर है, जैसी भी बढ़िया आसान सी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। इसके भी अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूं तो आप सोचो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है प्यारे बच्चों मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड। सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख दीजिएगा या सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि भाई डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब टाइम स्केलर है। लेकिन दो में से अगर किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए भी अगर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो बोलो हमारा वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी प्यारे बच्चों हो गई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे मान लो आपने लिखा कि सर ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर और टाइम लगा 1 सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हुआ। गलत है, ये तो स्पीड है। अगर आप यहां पर डायरेक्शन नहीं बताते हो तो ये स्पीड है। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग पहले
उसका स्पीड बताएंगे, हम लोग पहले मैग्नीट्यूड बताएंगे और उसके साथ साथ हम लोग वहां पर डायरेक्शन भी बताएंगे। जब तक हम दोनों चीजें नहीं बताते हैं प्यारे बच्चों, तब तक वो वेलोसिटी डिफाइन नहीं होता है। थोड़ा सा मैं आपको किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी मैं बता दे रहा हूं। कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। इसका मतलब पॉइंट मैंने क्या बताया, वेक्टर कैन बी, जस्ट अ मिनट, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। हम लोग वेक्टर को एक एरो से प्यारे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जैसे कोई एक एरो है, एरो का स्टार्टिंग पॉइंट बेटा टेल कहलाता है, एरो का एंडिंग पॉइंट जो होता है वो हेड कहलाता है। तो मैंने यहां पर आपको पॉइंट क्या बताया, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो। वेक्टर को हमेशा हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का स्टार्टिंग पॉइंट टेल कहलाता है और एरो का एंडिंग पॉइंट जो होता है वो हेड कहलाता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास बच्चे दो चीज होती है, पहला उसका अपना मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज उसके पास होती है उसका अपना डायरेक्शन। यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये मान लो ए वेक्टर है तो लिखने का तरीका होगा, ए लिखेंगे आप और उसके ऊपर एक ऐसा एरो बना लेंगे, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो केवल ए लिखिएगा या तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ए वेक्टर लिखिएगा, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ, ये उसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर, केवल ए लिखिए या फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, यानी कि ए वेक्टर लिख दीजिए। अब बात आई, ठीक है सर ये तो रिप्रेजेंटेशन है सर, मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड का प्यारे बच्चों मतलब है लेंथ ऑफ दिस एरो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द एरो। यानी कि ये जो एरो हम लोगों ने यहां पर बनाया है, इस एरो की ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, दैट लेंथ इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो आप सोचो इसका जो लेंथ है वो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ है 17 सेंटीमीटर, तो आप या तो लिखो a इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, या फिर आप लिखो पैरेलल लाइंस के अंदर a वेक्टर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपने लिखा a वेक्टर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर तो प्यारे बच्चों ये गलत है। अगर वेक्टर लिख दिया है, ये देखो a वेक्टर लिखा, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड। तो केवल मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, a इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, या पैरेलल लाइंस के अंदर लिखो a वेक्टर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे यस सर, समझ में आ गया सर। अब आया डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल from positive direction of x axis, है ना। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, वही एंगल किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो से। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट टेल है और एंडिंग पॉइंट हेड है। ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ए लिखो या पैरेलल लाइंस के अंदर ए वेक्टर लिखो। डायरेक्शन का मतलब इसका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल होगा, इस तरीके का जो एंगल होगा, दैट एंगल रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे जब भी हम लोग कभी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग को दो चीजें वहां पर बताना मस्ट है। पहली चीज जो हम लोग बताएंगे वो है उसका देखो मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज जो लिखना बहुत जरूरी है वो है उसका डायरेक्शन। जब तक आपने डायरेक्शन नहीं लिखा तब तक वो वेलोसिटी हमारा अधूरा है। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इसके आगे बात करेंगे, मोशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।